गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम एसएसटी में ज्योग्राफी चैप्टर 9 पढ़ रहे हैं। यह है आपका भूमि, मृदा एवं जल संसाधन, जिसमें हम लोग अभी पढ़ रहे थे इससे पहले मृदा संसाधन और मृदा की समस्याएं, मतलब मिट्टी से रिलेटेड पढ़ रहे थे। अब हम लोग पढ़ेंगे मृदा संरक्षण। मृदा संरक्षण क्या हुआ? हम मिट्टी को कैसे संरक्षित रख सकते हैं, कैसे ठीक तरीके से रख सकते हैं इसे। हमारे देश में मृदा अपरदन एक बड़ी समस्या है, क्योंकि मानसूनी वर्षा काफ़ी तेज होती है, जिससे मृदा का अपरदन होता है। मृदा अपरदन के कारण इसकी उर्वरता कम हो जाती है। मृदा संरक्षण के लिए हमें निम्नलिखित उपाय करना चाहिए। मृदा अपरदन क्या है? आप लोग पढ़े होंगे सॉइल इरोजन। ये वही है जो मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह बह जाती है हवा के द्वारा और बारिश के द्वारा। भारत में मानसूनी बरसात जो होती है, मानसून जो आता है उसमें बारिश बहुत तेज़ होती है, जिससे क्या होता है, बहुत सारी मिट्टियाँ जो एक जगह से दूसरी जगह पानी से बह के चली जाती हैं। ऐसा होने से क्या होता है, इसका जो उर्वरकता होती है, ये जो फर्टाइल होता है ये ज़मीन, तो वो मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह जाता है। जिसको संरक्षित करने के लिए, मृदा संरक्षण करने के लिए हमें क्या क्या उपाय करनी चाहिए वो है। पहला नंबर पे है आपका वृक्षों की कटाई को रोकना एवं अधिक से अधिक वृक्ष लगाना। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि वृक्षों की कटाई बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है फर्नीचर बनाने में या अन्य उपयोग में। और कटाई तो रोकना ही चाहिए। जितने भी हम लोगों को यूज़ होता है फर्नीचर बनाने में भी, तो चलो वो तो करना ही, पर ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाना। अगर हम एक पेड़ काटते हैं तो कहीं ना कहीं उस जगह हमें 100 पेड़ लगाना चाहिए। सेकंड आपका पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेत बनाकर मृदा अपरदन पर नियंत्रण करना। पर्वतीय क्षेत्रों में ढलान होने के कारण जब बारिश होती है तो क्या होता है, उस बारिश की गति बहुत तेज़ होती है, जिसके कारण से ज़्यादा मृदा अपरदन होता है, एक जगह से दूसरी जगह बह जाता है। उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए, तो पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेत बनाकर मृदा अपरदन पर नियंत्रण करना चाहिए। अगर सीढ़ीदार बना देते हैं तो स्टेप बाय स्टेप, तो उसमें क्या होता है, मृदा अपरदन बहुत कम होता है। नदियों पर बांध बनाकर बाढ़ पर नियंत्रण करना। अगर हम लोग नदियों पर बांध बना देंगे तो ज़्यादा पानी आएगी तो क्या होगा, बांध से हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं पानी का, जिससे बाढ़ नियंत्रण में आ सकता है। फसल चक्र द्वारा मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखना। फसल चक्र द्वारा कैसे मिट्टी की उर्वरकता बनी रहती है, वो हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि बार बार ही एक तरह की फसल नहीं उगाने चाहिए, अलग अलग फसल उगाने से उसमें उर्वरकता बनी रहती है। नालियों को ढकना, और नाली जो होते हैं जो खेतों में बने रहते हैं, नहर छोटे छोटे नाला टाइप के बने रहते हैं, जिससे खेतों को क्या होता है, पानी से सिंचाई की जाती है, तो उसको ढक के रखना चाहिए, क्योंकि उसमें मिट्टी नहीं चला जाए, मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह उसके जरिए भी बह सकता है। मरुस्थलीय भागों में वायु की गति को रोकने या करने के लिए पेड़ पौधे को पंक्ति में लगाना। जहाँ पे मरुस्थलीय भाग है, जहाँ पे पूरा प्लेन है, जहाँ पे खेत में हम लोग फसल उगाते हैं, तो वहाँ पे क्या करने चाहिए, तो पेड़ को जो है पंक्तियों में लगाना चाहिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि नदी के किनारे किनारे भी पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, ताकि पानी अगर ज़्यादा है तो वो काट ना पाए, नदी की धारा को मोड़ ना पाए। और मरुस्थलीय भागों में भी वायु की गति को, मतलब अगर तेज़ हवा बहती है उसके गति को कौन रोक सकता है, तो हवा रोक, जिससे मृदा अपरदन रुक सकती है। अब मृदा के प्रकार, मृदा कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें आप लोग देख रहे हैं लिखा हुआ पर्वतीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी। फर्स्ट है आपका पर्वतीय मिट्टी। भारत में पर्वतीय मिट्टी का विस्तार लगभग 2 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्रफल पर पाया जाता है। भारत में हिमालय पर्वत के दक्षिण भागों में मोटे कणों वाली बालू युक्त मिट्टी पाई जाती है। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, असम के पहाड़ी ढलानों तथा उत्तराखंड के देहरादून में इस प्रकार की मिट्टी अधिक मिलती है। यह मिट्टी चाय के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये कितने करोड़ हेक्टेयर में फैली हुई है, तो 2 करोड़ हेक्टेयर में फैली हुई है।
और ये कहाँ पे? तो हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में हिमालय पर्वत के दक्षिण भागों में मोटे कणों वाली बालूयुक्त मिट्टी पाई जाती है। जो हिमालय के आसपास के हिमालय रेंज आप लोग पढ़े होंगे, तो रेंज में जो जो प्रदेश आते हैं वो सब क्या है, उनके मिट्टी कैसे होते हैं? तो मोटे कणों वाली बालूयुक्त, मतलब मिट्टी के कण मोटे होते हैं और उसमें क्या ज़्यादा से ज़्यादा सैंड पाया जाता है। तो और ये जो है कहाँ कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और असम के पहाड़ियों में पाया जाता है। और इसमें क्या चीज़ उत्पादन के लिए सबसे अच्छा है? तो चाय। चाय के लिए आप लोग जानते हैं चाय का बागान सबसे अच्छा असम में है। दार्जिलिंग भी चाय के लिए ही है। और कांगड़ा उत्तराखंड के देहरादून, यहाँ सब क्या है, आपको इस टाइप की मिट्टी मिलती है और चाय के उत्पादन भी किए जाते हैं। सेकेंड आपका जलोढ़ मिट्टी। सामान्यतः जलोढ़ मिट्टी अच्छी तलछटीय मिट्टी और रेत के मिश्रण से बनी होती है, जो नदियों के द्वारा पहाड़ों से मैदानी क्षेत्रों में लाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी भारत के उत्तरी मैदानी भागों, नदी के डेल्टाओं तथा हिमालयी घाटी के मैदानों में पाई जाती है। यह बहुत उपजाऊ मिट्टी है। नदियों द्वारा प्रतिवर्ष इनका नवीकरण होता है। इससे पहले हम लोग पढ़े थे पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी क्या था? उसमें मिट्टी था और बालूयुक्त मिट्टी पाई जाती थी। जलोढ़ मिट्टी क्या है? इसमें मिट्टी और रेत के मिश्रण से बनी होती है ये, और ये मैदानी भागों में पाई जाती है। ये बहुत ही उर्वरक होती है। और ये जो है, जैसे आपने लास्ट लाइन पढ़ा, नदियों द्वारा प्रतिवर्ष इसका नवीनीकरण होता है। नवीनीकरण किस प्रकार से होता है आप लोगों को मालूम है? तो जैसे अगर किसी भी नदियों में बाढ़ आती है तो वो क्या होता है, दूर से मतलब ऊपरी परत को, मिट्टी को क्या करती है, वो हटा के ले जाती है और दूसरी मिट्टी उस पर डाल देती है। ये प्रोसेस कैसे होता है? तो वो जो है किसी और जगह की मिट्टी को लाती है, गादड़ लाती है, जिसे हिंदी में गादड़ कहते हैं। और वो जैसे एक जगह से वो मिट्टी लाती है और दूसरी जगह की मिट्टी को बहा के ले जाती है और दूसरी जगह की मिट्टी जो है वो वहाँ पे डाल देती है। तो नवीकरण इस तरीके से होते रहता है। नेक्स्ट है आपका काली मिट्टी। महाराष्ट्र के दक्कन क्षेत्र, मध्य प्रदेश के कुछ भागों तथा गुजरात में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी का रंग काला होता है, जिस कारण इसे काली मिट्टी कहा जाता है। इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे के जमने और फिर उसके विखंडन से होता है। इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, यह बहुत चिकनी होती है और कपास के उत्पादन के लिए बहुत उपजाऊ होती है। इस मिट्टी में चूना, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, लोहे के अंश तथा जीवाश्म तत्वों की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसमें हम लोग पढ़ लिए काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है और इसका रंग काला क्यों होता है। तो काला इसलिए होता है क्योंकि ये ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे और इसके विखंडन से बना होता है। अब ये जो है नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। ये क्या है? तो इसमें जो नमी होती है, मॉइस्चराइजर होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वो मतलब अगर आप रेत में पानी दीजिए तो क्या होता है, वो अगर बहुत जल्दी सूख जाता है। लेकिन इसमें क्या है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा देर तक रह सकती है, जिसके कारण से इसमें बहुत चिकनाहट होता है। और इसमें कपास जो है कॉटन उगाया जाता है। और इस मिट्टी में जो है चूना, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम के अंश भी और जीवाश्म तत्वों की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिसके कारण से ये क्या उर्वरक ज़्यादा होते हैं। अब नेक्स्ट है आपका लाल मिट्टी। भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण व पूर्वी भागों में लाल, पीले या भूरे रंग की मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी का निर्माण आग्नेय चट्टानों से होता है। इस मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक होने और लोहे के ऑक्साइड में बदल जाने से इस मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। यह कम उपजाऊ मिट्टी होती है, मगर अच्छी खाद व उर्वरक का प्रयोग करके अच्छी फसल उगाई जा सकती है। आप लोग देखे होंगे घर में अगर कील होती है तो कील में अगर जंग लग जाता है तो क्या होता है, आप हाथ से छूते हैं तो लाल लाल निकलता है। ठीक उसी तरीके से इस मिट्टी में क्या होता है, लोहे के ऑक्साइड, लोहा मतलब इस मिट्टी में लोहा की मात्रा अधिक होने के कारण क्या होता है, वो ऑक्साइड में जब चेंज होता है
जैसे कि आपको बताया अभी कि कील में जब जंग लग जाता है तो क्या होता है, ठीक उसी तरीके से जैसे हम लोग के हाथ में रेड रेड कलर होता है, तो ठीक उसी तरीके से ये मिट्टी भी जो है लाल रंग की हो जाती है। ये उपजाऊ कम होती है, लेकिन इसमें अगर हम लोग खाद और उर्वरक डालते हैं सही तरीके से तो इसमें फसल उगाई जा सकती है। नेक्स्ट है आपका लेटेराइट मिट्टी। यह मिट्टी मुख्यतः पश्चिमी घाट तथा छोटा नागपुर के पहाड़ी भागों, केरल, ओडिशा, कर्नाटक आदि में पाई जाती है। यह मिट्टी मसालों की पैदावार के लिए अधिक उपयुक्त है। यह मिट्टी पहाड़ी क्षेत्रों के उष्ण वर्षा वाले जलवायु प्रदेशों में पाई जाती है। भारत में लगभग 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर इसका विस्तार है। भारत में लगभग 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर इस मिट्टी का विस्तार है। लेटेराइट मिट्टी कम उर्वरक होती है, यह केवल झाड़ियों और घास के लिए ही उपयुक्त है। अब उर्वरक की सहायता से इस मिट्टी में चाय, काजू, चावल आदि की खेती की जाने लगी है। अगर बात करें लेटेराइट मिट्टी की तो यह मिट्टी जो है पश्चिमी घाट तथा अगर नागपुर के पहाड़ी मतलब ये जो है पठारी भागों में ये मिट्टी पाई जाती थी और यहाँ पे सिर्फ मसाला का ही पैदावार किया जाता था। और उष्ण वर्षा वाले जलवायु प्रदेशों में भी पाई जाती है ये मिट्टी पहाड़ी क्षेत्रों के, और ये 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर इस मिट्टी का विस्तार है। कम उर्वरक होने के लिए का कारण यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ झाड़ियाँ ही उगती थी और घास इन्हीं प्रदेशों में केवल, जैसे आप लोगों ने एक सारणी पढ़ा था पहले जिसमें सारणी 2.1 में, जिसमें भारत में क्या है चारागाह 4% है, तो ये 4% ऐसे ही क्षेत्र हैं जहाँ पे घास उगाया जाता था। अब उर्वरक की सहायता से इन मिट्टी में भी चाय, काजू, चावल आदि की खेती की जाने लगी है। नेक्स्ट है आपका मरुस्थलीय मिट्टी। यह मिट्टी लवणता तथा क्षारीय गुणों से युक्त होती है। दक्षिणी पंजाब, गुजरात, दक्षिण पश्चिम हरियाणा तथा पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थलीय मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। इसमें नमी तथा जीवाश्मीय तत्वों की कमी होती है। इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता बहुत कम होती है। इसमें बालू के मोटे कण अधिक पाए जाते हैं जो तेज हवाओं के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते हैं। भारत में इसका विस्तार 1.14 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर मिलता है। मरुस्थलीय मिट्टी में सिंचाई के द्वारा मूंगफली, दलहन तथा ज्वार बाजरा आदि की फसलें उगाई जाने लगी हैं। ये मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ, तो आप राजस्थान में ज़्यादा देखिएगा मरुस्थल जो है, और उधर के कुछ एरिया में जो है इधर मरुस्थलीय मिट्टी ही पाई जाती है। और ये मिट्टी क्या होती है, बहुत भुरभुरी होती है। बालू के मोटे कण पाए जाते हैं, रेत का जो है तो होता है मोटे मोटे कण पाए जाते हैं, जो क्या हवा आने से क्या होता है यहाँ पे एक जगह से दूसरे जगह उड़ के चले जाते हैं। और इसमें अगर पानी दीजिए आप तो पानी बहुत जल्दी ये सोख लेता है। पर अब मरुस्थलीय मिट्टी में भी सिंचाई के द्वारा मूंगफली, दलहन तथा ज्वार बाजरा फसलें उगाने जाने लगी हैं। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे मृदा के बारे में, मिट्टी के बारे में। अब नेक्स्ट है आपका जल संसाधन। अब हम बात करेंगे जल के बारे में। सभी जीवधारियों के लिए जल मुख्य आवश्यकता है। जल एक ऐसा द्रव्य है जिसका अन्य कोई भी विकल्प नहीं है। अधिकांश जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के शरीर पर जल विद्यमान रहता है। मानव शरीर में 70% जल है। जल का प्रयोग मनुष्य अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करता है। भोजन पकाने, पीने, कपड़े धोने, सिंचाई, सफाई, बिजली बनाने, उद्योगों और परिवहन में जल का व्यापक रूप से प्रयोग होता है। अगर हम जल की बात करें तो जल से कौन ऐसा जो परिचित नहीं है। जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी के शरीर में जल विद्यमान रहता है। मानव शरीर में तो 70% जल है। और जल का उपयोग, पानी का उपयोग हम लोग किस में करते हैं ये तो आप लोगों को बताने की ज़रूरत भी नहीं है। आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि पानी का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। जल का विवरण। पृथ्वी के 71% भागों पर महासागरों का फैलाव है। इसी कारण अंतरिक्ष से पृथ्वी नीली दिखाई देती है। पृथ्वी पे क्या है, 71% पानी है, महासागर है, जिससे अंतरिक्ष से पृथ्वी कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, पानी का कलर नीला होने के कारण। इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को क्या, नीला ग्रह कहा जाता है।
पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% भाग महासागरों एवं सागरों में पाया जाता है, जो खारा होने के कारण उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। हिमालयों एवं हिम चादरों में 20% जल संचित है। 1% जल ही स्वच्छ जल है, जो भूमिगत जल, झीलों, नदियों तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में मौजूद हैं। यह जल ही मानव के लिए उपयोग के योग्य है और सरलता से प्राप्त है। आप देख सकते हैं कि 97% महासागर और सागरों में पाया जाता है पानी, जो कि हम लोगों के लिए बिल्कुल भी यूज में नहीं है। और 1% जल ही है जो हम लोग यूज करते हैं, वो भी कहाँ से? तो भूमिगत जल से, झीलों से, नदियों से तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में मौजूद है। तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग अगर जल की बर्बादी करते हैं, पानी की बर्बादी करते हैं, तो ये भी जानते हैं कि आगे हम लोगों को पानी मिलने वाला नहीं है। कुछ 100 साल के बाद या हो सकता है 60 साल के बाद। अभी आप लोग देखते हैं कि गर्मी के दिनों में पानी की कितनी समस्याएं आ जाती हैं। अब है जल के प्रकार: समुद्री जल, वर्षा जल, औद्योगिक जल, नदी और तालाब। तो जल के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। आज नदी तक कम से कम कंप्लीट कर देते हैं और नेक्स्ट पेज जो है वो हम अगले दिन पढ़ेंगे, अगले वीडियो में। समुद्री जल: समुद्रों तथा सागरों में पाए जाने वाला जल समुद्री जल कहलाता है। यह जल पीने में खरा होता है। भारत में पूर्वी, दक्षिणी तथा पश्चिमी तट समुद्री जल से घिरे हैं। आप लोग इंडिया के मानचित्र में देख सकते हैं, मैप में देख सकते हैं कि इंडिया जो है 3 साइड से समुद्री जल से ही घिरा हुआ है। 3 भाग समुद्री जल से घिरे रहने से समुद्री जल से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। भारत के प्रसिद्ध बंदरगाह कोलकाता, कोचीन, चेन्नई, मुंबई आदि में स्थित हैं। बंदरगाह क्या होता है? जैसे स्टेशन होता है, रेलवे स्टेशन, रेल आकर के रुकती है स्टेशन ये प्लेटफॉर्म के नज़दीक, ठीक उसी तरीके से जहाज़ों का जो प्लेटफॉर्म होता है वो बंदरगाह कहलाता है। भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी तटों पर समुद्र जल का उपयोग जल परिवहन के लिए किया जाता है। समुद्री जल के अनेक उपयोग हैं। समुद्री जल से खाद्य नमक की भी उत्पादित होता है। समुद्री जल मछलियों तथा जल जीवों का बहुत बड़ा स्रोत है। अत्यधिक शिकार होने के कारण समुद्र के अनेक जीवों की प्रजाति जैसे कछुआ, मगरमच्छ घटती जा रही है। आप लोग जानते हैं कि समुद्र से जल परिवहन जो है एक देश से दूसरे देश जहाज़ों के द्वारा की जाती है और इसमें बहुत सारे जीव रहते हैं, अलग अलग टाइप के, करोड़ों लाखों टाइप के जीव बोल सकते हैं, जिसमें कछुआ और मगरमच्छ जो है क्या इसकी प्रजातियां घटती जा रही है। किस कारण से? तो ज़्यादा शिकार होने के कारण से। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वर्षा जल। जो जल भूमि पर वर्षा के द्वारा आता है वह वर्षा जल कहलाता है। वर्षा क्या होता है? आप लोग जानते हैं कि नीचे का ये जल चक्र आप लोगों ने पढ़ा होगा, वाटर साइकिल। तो बारिश जो है वो पानी, नदी की पानी क्या होता है, इवोपरेट होकर ऊपर जाता है और वो कंडेंस्ड होकर के नीचे आता है। वर्षा द्वारा प्राप्त जल अधिक स्वच्छ एवं शुद्ध होता है। वर्षा होने की प्रक्रिया में जल सर्वप्रथम वाष्प के रूप में वायुमंडल में पहुंचता है तथा वहां संघनन के कारण जलवाष्प बादल में परिवर्तित हो जाते हैं। ये वही है जो वाटर साइकिल अभी बोले थे आपको। जब ये बादल एक दूसरे से टकराते हैं तो वर्षा होने लगती है। यह वर्षा द्वारा धरातल पर आया जल नदियों में तथा अन्य जल स्रोतों में बहने लगता है। भारत में मानसूनी जलवायु होने के कारण वर्षा का जल मुख्यतः 3 महीने की अवधि में ही मिलता है, जिसके फलस्वरूप भारत के अनेक भागों में जल की कमी हो जाती है तथा सूखा जैसी आपदाएं आती हैं। जब मानसून होती है तो उसी पानी का यूज हम लोग सालों भर करते हैं। जब मानसून से पहले गर्मी होती है तो उसमें क्या होता है, पानी सूख जाता है, जिससे हम लोगों को सूखे जैसी आपदाएं आ जाती हैं। औद्योगिक जल: जो जल भूमि के अंदर से प्राप्त होता है उसे औद्योगिक जल कहते हैं। औद्योगिक जल को भूमिगत जल भी कहा जाता है। वर्षा के जल का कुछ भाग भूमि द्वारा सोख लिया जाता है, जो कि भूमि के नीचे एकत्रित हो जाता है। भूमिगत जल
तल की सीमा वर्षा ऋतु में ऊंची हो जाती है तथा शुष्क ऋतु में अत्यधिक नीचे हो जाती है। अधिकांशतः ऊपरी तथा तटीय मैदानों में भूमिगत जल तल की सीमा ऊंची होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक जल का ही प्रयोग किया जाता है। भूमिगत जल को कुआं, हैंडपाइपों आदि के प्रयोग से निकाला जाता है। यह जल गांव आदि में जल की पूर्ति करता है। औद्योगिक जल की पूर्ति तो सब जगह ही होती है। कुछ जगह नदियों के पानी को ही क्या करते हैं, फिल्टर करके हम लोग यूज करते हैं शहरों में। लेकिन गांवों में क्या होता है, हैंडपाइप देखे होंगे, जिसको चापाकल भी कहते हैं, जो हम लोग हाथ से चला के पानी निकालते हैं। कुआं, जिससे हम लोग रस्सी, बाल्टी और रस्सी का यूज़ करते हैं। ये सब गाँव में मिलता है। और क्या होता है, बारिश के दिनों में जो वर्षा होती है वो ज़मीन के द्वारा सोख लिया जाता है और वही पानी नीचे एकत्रित हो जाता है। बारिश के दिनों में भूमिगत जल की सीमा जो होती है वो क्या होती है, ऊंची हो जाती है, जिससे आपको 20 से 30 फीट पे मिल जाएगा पानी। लेकिन गर्मी के दिनों में क्या होती है, वही जो है 70-80 फीट नीचे चला जाता है पानी का लेयर। फिर आपका नेक्स्ट है नदी। नदी धरातल पर बहता हुआ जल होता है। गंगा, गोमती, सिंधु, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सतलज, ब्यास, गंडक, कोसी आदि हमारे भारत की, उत्तरी भारत की प्रमुख नदियां हैं। ये नदी है। नदी के बारे में अब हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। ये इस पेज में था, हम पढ़ दिए। और नेक्स्ट पेज जो पढ़ाएंगे जब, तो हम नदी से ही स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।